हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अमीन चैप्टर के इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन, इंपॉर्टेंट टेस्ट और लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा जो हर साल पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर चेक करोगे, उन टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आते हैं और बच्चे उसको कई बार स्किप भी कर देते हैं। तो उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करना है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अमीन चैप्टर के कन्वर्जन हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग रिएक्शन कन्वर्जन की वीडियो भी ऑलरेडी डाल चुके हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट रिवीजन नोट्स भी ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो आप चैनल पे नए हैं तो जरूर उनको जाके चेक करें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक मैं आपको नेमिंग रिएक्शन कराऊंगा और एक मैं आपको टेस्ट कराऊंगा, ताकि आप लोग दोनों के साथ फैमिलियर हो सको और दोनों को डिस्टिंग्विश कर सको साथ साथ। और इसको नोट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पीडीएफ कलरफुल नोट्स इन सब के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसमें इसके बारे में और डिटेल में मैंने दिया हुआ है, तो नोट करके अपना टाइम वेस्ट मत करना। इसके अलावा मैं आपसे एक और चीज पूछना चाह रहा था कि हम एक इंस्टाग्राम लाइव रख लेते हैं, जैसे कि आप सभी काफी कमेंट करते हैं अपने डिफरेंट डाउट्स। तो एक दिन हम इंस्टाग्राम लाइव कर लेते हैं जिसमें आप अपने डिफरेंट डाउट्स पूछ सकते हो। और मैं भी आपके साथ कुछ एग्जाम टिप्स शेयर करना चाह रहा था। तो अगर आपको लगता है कि हाँ हमें एक इंस्टाग्राम लाइव रखनी चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट रिएक्शन। तो जो भी रिएक्शन मैं आपको कराऊंगा ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, इनको अच्छे से आपको करना है। फर्स्ट रिएक्शन है होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। चलिए रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। जब 1 डिग्री अमाइड के अंदर आप Br2KOH डालोगे तो आपको 1 डिग्री अमीन मिल जाएगा। तो इस रिएक्शन की ट्रिक क्या है, यहां से आपको क्या करना है, CO ग्रुप हटा देना है। CO ग्रुप यहां से हटा देना है, जो भी कंपाउंड बचेगा वो आपका प्रोडक्ट होगा, एनिलीन बच जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे ये 1 डिग्री है और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी 1 डिग्री है। तो ये होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन आपकी 1 डिग्री अमीन्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज होती है। किसकी प्रेजेंस में, Br2 और अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में जब आप हीट करोगे तो आपका यहाँ से CO निकल जाएगा और आपको यहाँ से एनिलीन मिल जाएगा। तो प्रोडक्ट में ना आपको ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, क्योंकि बैलेंस केमिकल रिएक्शन आपको पेपर के अंदर लिख के आनी है। तो यहां से जब CO निकल जाएगा और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आपको साइड प्रोडक्ट बनाने हैं। तो CO का पोटेशियम और सोडियम के साथ क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे KOH भी आ सकता है और NaOH भी आ सकता है। तो क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है CO और पोटेशियम या सोडियम का, आपको पता है कार्बोनेट बनते हैं, सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट। तो एक तो कार्बोनेट बन जाएगा आपका। दूसरा आपका के का हलाइड के साथ क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम का हलाइड के साथ KBr या NaBr बनता है, तो हलाइड बन जाएगा और एक आपका वाटर निकल जाएगा। तो ये 3 साइड प्रोडक्ट आपको ध्यान रखने हैं। और ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखनी है तो 4KOH आएगा, यहाँ पे 2KBr आएगा। तो ये है आपका। इसकी जगह अब कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में भी ये रिएक्शन आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट द फॉलोइंग में भी आती है, तो उसमें ना इसकी जगह आपको ये लिखा दे देता है NaOBr या फिर KOBr। तो वो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको समझ जाना है कि अगर ऐसा कुछ दे रखा है तो ये होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है। इसकी 2 पहचान है। एक पहचान कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन आपको डिक्रीज होते हुए दिख रहे होंगे, ये मैंने आपको कन्वर्जन की वीडियो में भी बताया था होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन का, कि कार्बन की संख्या कम हो रही होती है और कन्वर्जेंस में ये यूज होता है। इसके अलावा डायरेक्ट नेमिंग रिएक्शन में भी आ सकता है, तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना है। इसकी डेफिनेशन वगैरह मैंने आपको नोट्स में दे दी, आपको दिख भी रही होगी, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा एक पॉइंट और है, ये सिर्फ 1 डिग्री अमीन्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज होता है। 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स को आप इस मेथड से प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो ये थी होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो चलिए अब नेक्स्ट टेस्ट हम डिस्कस करते हैं, जो एक नेमिंग रिएक्शन भी है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। और टेस्ट कौन सा है, आइसोसाइनाइड टेस्ट। अभी तक ना आपने एल्डिहाइड कीटोन्स में कौन से टेस्ट पढ़े होंगे, टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, ये सारे आपके कलर के टेस्ट है। मतलब आपने 1 डिग्री कुछ डाला तो वहां से आपको कलर मिला और आपने बता दिया कि हाँ ये एल्डिहाइड है, और कलर नहीं मिला तो आपने बता दिया कीटोन है। लेकिन ये एक अलग टेस्ट है, इसमें आपको स्मेल से पता चलेगा कि आपने किसी के अंदर कोई कंपाउंड डाला, अगर उसमें से ये स्मेल आई तो ये एनिलीन है, और स्मेल नहीं आई तो ये कुछ हो रहा है। तो हम ये डिस्कस करेंगे, स्मेल के बेसिस पे हम यहाँ पे जज करने वाले हैं कि ये कौन सा कंपाउंड है। तो किसकी स्मेल, आइसोसाइनाइड की स्मेल। एक आइसोसाइनाइड कंपाउंड होता है, उसकी फॉल स्मेल होती है, तो उसकी स्मेल से हम यहाँ पे डिस्टिंग्विश करने वाले हैं। तो कार्बाइल अमीन टेस्ट देख लेते हैं क्या होता है, यूज किसके लिए होता है। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं 1 डिग्री प्राइमरी एलिफेटिक या एरोमेटिक अमीन। 1 डिग्री एलिफेटिक और या फिर एरोमेटिक दोनों के लिए ये यूज होता है कार्बाइल अमीन टेस्ट। इसमें क्या होगा, 1 डिग्री एरोमेटिक के अंदर जब आप क्लोरोफॉर्म डालोगे और अल्कोहलिक KOH डालोगे और उसको हीट करोगे, तो यहां से आपको आइसोसाइनाइड प्रिपेयर हो जाएगा। क्या प्रिपेयर हो जाएगा, आइसोसाइनाइड। 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन के अंदर जब आपने क्लोरोफॉर्म और 3 अल्कोहलिक KOH डाला और उसे हीट कर दिया, तो आपको एक कंपाउंड मिल गया आइसोसाइनाइड, जिसकी फॉल स्मेल है। किसके साथ हुए, 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन या फिर एलिफेटिक भी हो सकता है। और यहाँ पे आपके बैलेंस रिएक्शन के लिए 3KCl और H2O। लेकिन जब आपने 2 डिग्री अमीन के अंदर ये डाला
क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH, तो आपको कोई स्मेल अब्जॉर्ब नहीं हुई। ऐसा ही अगर आपने 3 डिग्री एमीन्स के अंदर जब क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH डाला और हीट करा तो आपको कोई स्मेल नहीं आई। तो मतलब आपने 1 डिग्री के अंदर क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH डाला तो आपको फॉल स्मेल आई, तो आपको पता चल गया ये 1 डिग्री अमीन है। और जब आपने 2 डिग्री और 3 डिग्री के अंदर ऐसा डाला तो कोई स्मेल नहीं आई, तो आपको यहाँ से डिस्टिंग्विश आप कर पाए कि ये भाई स्मेल आ रही तो 1 डिग्री, नहीं आ रही तो 2 डिग्री या 3 डिग्री में से है। तो आपको पेपर में बोलेगा 1 डिग्री अमीन और 2 डिग्री अमीन को डिस्टिंग्विश करो, तो आप ये वाले टेस्ट से कर सकते हो। एक में आपके फॉल स्मेल अब्जॉर्ब हो रही है, आइसोसाइनाइड बन रहा है, दूसरे में कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई स्मेल आपने अब्जॉर्ब नहीं करी। या बोल देगा 1 डिग्री और 3 डिग्री, तो 1 डिग्री के अंदर फॉल स्मेल अब्जॉर्ब हुई, 3 डिग्री में नहीं हुई। 2 डिग्री और 3 डिग्री को डिस्टिंग्विश के लिए नहीं होगा ये यूज। तो ये था आपका कार्बाइल अमीन टेस्ट, होप आपको समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। तो हमारी जो थर्ड रिएक्शन है वो है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ये काफी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है हमारी, और इससे ना 2 क्वेश्चन भी है काफी इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले रिएक्शन डिस्कस करते हैं। तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, थैलेमाइड एक कंपाउंड होता है ये, जो आपको अच्छे से याद रखना है। बेंजीन से आपको लगाने 2 ग्रुप CO के और उसको अटैच कर देना NH से, तो वो आपका जो कंपाउंड बनता होता है थैलेमाइड। ये आपको अच्छे से याद कर लें, 2-3 बार लिखोगे याद हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि रिएक्शन क्यों यूज होती है। ये रिएक्शन 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन्स को बनाने के लिए यूज होती है, ना एरोमेटिक को यूज होती, ना 2 डिग्री अमीन्स को यूज होती बनाने के लिए, ना 3 डिग्री। सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन्स को प्रिपेयर करने के लिए ये यूज होती है। जब आप इस थैलेमाइड के अंदर अल्कोहलिक KOH डालोगे, जब इस थैलेमाइड के अंदर अल्कोहलिक KOH डालोगे तो यहां से आपका H निकल जाएगा, यहां से H निकलेगा, यहां से आपका OH निकल जाएगा और K यहां पे जाके लग जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, K यहां पे आके लग गया, कुछ नहीं करा, बस यहां से आपका वाटर निकल जाएगा बाहर, H की जगह आपका K पॉजिटिव जाके लग गया, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जस्ट। इसके बाद आपको क्या करना है, अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवानी। किससे? अल्काइल हैलाइड। जब आप अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवाओगे फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, K पॉजिटिव की जगह R पॉजिटिव जाके लग जाएगा। R पॉजिटिव क्या है भैया? कोई मिथाइल ग्रुप होगा या इथाइल ग्रुप होगा। तो यहां से जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो K पॉजिटिव की जगह R पॉजिटिव जाके लग जाता है, ये कंपाउंड बन गया। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, जैसे ही आपका ये कंपाउंड बन जाता है, अब हमें ना 1 डिग्री, मैंने बताया आपको 1 डिग्री अमीन को प्रिपेयर करने के लिए ये यूज होता है। तो यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये दो बॉन्ड है, तो ये 2 बॉन्ड टूट जाएंगे। तो 2 बॉन्ड टूटेंगे तो 2 बॉन्ड रिकवर भी होंगे। तो यहाँ पे ना वैलेंसी NaOH की 2 होती है। तो ये कैसे टूटता है NaOH कुछ ऐसे टूटता है, NaO नेगेटिव H पॉजिटिव। अब इसकी 2 वैलेंसी है तो 2 NaO और 2 H पॉजिटिव बनते हैं। अब ये 2 Na नेगेटिव, क्या यहां से 2 बॉन्ड टूटे तो ये एक यहाँ पे जाके लग गया ONa और एक यहाँ पे आके लग गया ONa, और ये जो 2 H पॉजिटिव है ये आके लग गया NR के साथ, और यहां से आपका क्या बन गया RNH2, जिसको हम बोलते हैं 1 डिग्री अमीन। तो ये कुछ रिएक्शन है, देखो कुछ नहीं करना है। 2 स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, H पॉजिटिव की जगह क्या लगा दो, K पॉजिटिव। दूसरे स्टेप में K पॉजिटिव की जगह लगा दो R पॉजिटिव। अब लास्ट स्टेप में क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको एक्वस NaOH या एक्वस KOH डालना है। कई बार क्या करते हैं एग्जाम में, आपको H2O यहाँ दे देंगे, H2O दे देंगे तो यहाँ पे Na की जगह यहाँ पे क्या लग जाएगा, H लग जाएगा, थैलिक एसिड बन जाएगा। Na प्लस की जगह आप H पॉजिटिव लगा देना, आपका थैलिक एसिड हो जाएगा। लेकिन ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि एनसीईआरटी में रिएक्शन अगर आती है तो हमें एनसीईआरटी का फॉलो करना होता है। तो ये थी आपकी गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। अब इससे 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट, ये जीपीएस हम इसको प्रोनाउंस करेंगे, जीपीएस इज प्रेफर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 डिग्री अमीन। मैंने आपको बताया सिर्फ 1 डिग्री अमीन के लिए यूज होती है, क्योंकि 1 डिग्री अमीन आपको प्योर फॉर्म में मिलता है। जब हम गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से 1 डिग्री अमीन को बनाते हैं तो वो हमें प्योर फॉर्म में मिलता है, लेकिन जब हम 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स को बनाते हैं तो हमें कॉन्टैमिनेंट फॉर्म में मिलता है, मतलब ये इम्प्योर फॉर्म में मिलता है। इसलिए हम 1 डिग्री अमीन को प्रेफर करते हैं जीपीएस से बनाना एज कंपेयर टू 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो ये आपका आंसर होगा। नोट्स में आपको ये प्रॉपर आंसर मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। और सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई कैन नॉट एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन प्रिपेयर्ड बाय द जीपीएस। 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन को हम क्यों नहीं बना सकते? देखो यहाँ पे जो मैंने बनाया है ये 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन है। यहाँ पे R मैंने आपको बताया था मिथाइल हो सकता है और इथाइल हो सकता है, लेकिन आपका बेंजाइल नहीं हो सकता। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तो देखो क्या होता है, जब हम फर्स्ट रिएक्शन फर्स्ट स्टेप करवाते हैं ना, तो यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है, H पॉजिटिव की जगह K पॉजिटिव लग जाता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड स्टेप में हम क्या ले रहे थे, यहाँ पे RH ले रहे थे, मतलब अल्काइल हैलाइड ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या बोल रहे हैं, एरोमेटिक बनाना है तो हमें बेंजाइल हैलाइड लेना पड़ेगा। तो बेंजाइल हैलाइड जब हम लेते हैं तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो ही नहीं पा रही, क्योंकि यहाँ पे इसके पास होता है पार्शियल डबल बॉन्ड।
क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड रेजोनेंस की वजह से। बेंजीन रिंग है, रेजोनेंस होगा इसमें, तो पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, और पार्शियल डबल बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग, तो इसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता, वो बहुत ही ज्यादा लेस रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसलिए ये डबल बॉन्ड, जो पार्शियल डबल बॉन्ड है, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं होने देता, इसलिए हम क्या 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन को नहीं प्रिपेयर कर सकते। इसका प्रॉपर आंसर आपको नोट्स में मिल जाएगा। आपको बस इतना ही पता होना चाहिए कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से जो उसकी रिएक्टिविटी थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ, वो बहुत ही ज्यादा लेस हो जाती है, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती, इसलिए हम 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन्स को प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो ये थी आपकी जीपीएस गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। तो चलिए अब हिंसबर्ग टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब हिंसबर्ग टेस्ट डिस्कस करते हैं। तो हिंसबर्ग टेस्ट में क्या होता है, एक कंपाउंड होता है जो हिंसबर्ग रिएजेंट जिसको हम बोलते हैं, वो होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। मतलब बेंजीन के ऊपर अगर आप SO2Cl लगा दोगे तो वो हिंसबर्ग रिएजेंट हो जाता है, जिसका नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। यूज क्या है इस टेस्ट का, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स को अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है तो हम हिंसबर्ग रिएजेंट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने कार्बाइल अमीन टेस्ट में बताया था कि वो सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज हो सकता है, और 1 डिग्री और 3 डिग्री को। लेकिन हिंसबर्ग रिएजेंट से आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ये एक सॉल्युबिलिटी टेस्ट है। जैसे कि वो कौन सा टेस्ट था, ऑर्डर टेस्ट, मतलब कि आप स्मेल को ऑब्जर्व करके बता पा रहे थे कि कौन सा 1 डिग्री अमीन है। और यहाँ पे क्या होता है, सॉल्युबिलिटी टेस्ट है, मतलब कि हम देखेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन लेंगे, और उसमें हम देखेंगे कि एक तो सॉल्युबल होगा, एक आपका इनसॉल्युबल होगा, और तीसरे की एक अलग कंडीशन होती है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो इस तरह हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। इसकी एलिजिबिलिटी ये होती है कि आपके N के साथ मिनिमम एक H होना ही होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये है NHCH3, इस N के साथ 2 H लगे हुए हैं, मतलब अमीन के साथ 2 H लगे हुए हैं। अगर यहाँ पे एक और अल्काइल ग्रुप लग जाएगा तो एक H बच जाएगा, उसको हम बोलते हैं 2 डिग्री अमीन। और यहाँ पे अगर तीनों जगह CH3 लग जाए और H एक भी ना लगे, तो वो वहां पे क्या हो जाएगा, 3 डिग्री अमीन हो जाएगा, और ये वाला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खत्म हो जाएगा। एक H नेसेसरी है, एक तो होना ही होना चाहिए, अगर 3 डिग्री अमीन हो गया तो एक भी नहीं होगा। तो ये एलिजिबिलिटी है, ये ध्यान रखने की, एक H जरूर होना चाहिए। किसके साथ, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करने के लिए। इसके साथ रिएक्ट करने के लिए अमीन्स के साथ एक H तो लगा ही होना चाहिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट 1 डिग्री अमीन के साथ रिएक्शन, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की। तो आपको ना ये रिएक्शन आसान करने के लिए मैं एक चीज बता देता हूँ। 1 डिग्री अमीन के साथ जो H लगा होता है ना, उस एक H को ऊपर लगा दो, एक H को ऊपर लगा दो, ये रिएजेंट बन जाएगा। यहाँ पे Cl दिख रहा है या H दिख रहा है, तो HCl निकाल दो। यहाँ से HCl निकला, जो भी बच गया, यहाँ से SO2 और बेंजीन रिंग है, और यहाँ से NHCH3 है, इनको जोड़ दो, ये बन गया कंपाउंड। इस कंपाउंड को बोलते हैं N मिथाइल बेंजीन सल्फोनिल अमाइड। तो क्या हो गया, N मिथाइल बेंजीन सल्फोनिल अमाइड। अब देखो, अब ये जो कंपाउंड बना ना, इसको हमने डाला एक्वस NaOH के अंदर, और ये इसके अंदर घुल गया, मतलब ये सॉल्युबल हो गया। तो 1 डिग्री अमीन की जब आप हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हो तो N मिथाइल बेंजीन सल्फोनिल अमाइड आपको मिलता है। इसको जब हम एक्वस NaOH और KOH में डालते हैं तो ये सॉल्युबल है। 2 डिग्री अमीन्स की कंडीशन देखते हैं। देखो 2 डिग्री में मैं क्या करता हूं, यहां से इसको सेम ही रहने देते हैं, इंक भर लेते हैं थोड़ी पर, सेम रहने देते हैं इसको। यहां पे H को सेम ही रहने दो, और यहां CH3 लगा दो। 2 डिग्री अमीन हो गया, N के साथ डायरेक्ट दो कार्बन अटैच है, तो अभी भी सेम HCl निकलेगा। बस यहां पे आपका H की जगह क्या होगा, 2 CH3 लग जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका कंपाउंड बना 2 डिग्री के साथ, HCl निकल गया, और ये जो कंपाउंड है ये जाके SO2 के साथ लग गया, तो ये कंपाउंड आपका बन गया। अब ये जो कंपाउंड है इसको हमने डाला एक्वस NaOH या एक्वस KOH के अंदर, एक्वस NaOH या फिर एक्वस KOH के अंदर, और जब हमने इसको डाला तो हमने देखा कि ये इनसॉल्युबल है। तो ये क्या है, इनसॉल्युबल है। तो यहां से हम डिस्टिंग्विश कर पाए कि 2 डिग्री अमीन्स को जब हमने हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाई तो रिएक्शन हो गई, लेकिन जो कंपाउंड बना वो इनसॉल्युबल है एक्वस NaOH में। लेकिन 1 डिग्री के केस में जब हमने रिएक्शन गए, जो प्रोडक्ट बना वो सॉल्युबल था एक्वस KOH के अंदर, एक्वस NaOH या एक्वस KOH के अंदर। तो यहां से हम इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं। अब 3 डिग्री को कैसे करोगे, अब हम 3 डिग्री में क्या होता है, एक भी H नहीं होता। 3 डिग्री के अंदर आपका एक भी H नहीं होता। देखो
SO2Cl और यहां पे हम NCH3 CH3 अब इसके अंदर एक भी H नहीं है और हमने एलिजिबिलिटी में क्या बताया था, मिनिमम एक H होना चाहिए एन एटम के साथ अगर हिंसबर्ग के साथ रिएक्शन करवानी है तो यहाँ पे तो एक भी H नहीं है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी, नो एक्शन। वैसे यहाँ पे भी एक कंपाउंड बनता है लेकिन आपके एनसीईआरटी में यही मेंशन है, नो एक्शन, वो आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे। तो 1 डिग्री के साथ क्या हुआ था, प्रोडक्ट बना, NaOH में डाला एक्वस NaOH के अंदर तो क्या हुआ, सॉल्युबल हुआ। 2 डिग्री में प्रोडक्ट बना, एक्वस NaOH में डाला, इनसॉल्युबल। 3 डिग्री में आपकी रिएक्शन ही नहीं हुई, नो एक्शन। तो ये आपका हिंसबर्ग रिएजेंट है। आप 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री को डिस्टिंग्विश कर सकते हो इस टेस्ट के यूज से। अब मैं आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा था उसको हम स्टार्ट करते हैं, वो है नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और आपका फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, यहां से क्वेश्चन आते हैं, और ब्रोमिनेशन, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए ब्रोमिनेशन और नाइट्रेशन डिस्कस करते हैं। तो ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन में क्या होता है, जब आप एनिलीन के अंदर Br2 पानी डालते हो तो ये रिएक्शन इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि ये जो Br है ये तीनों पोजीशन पे जाके लग जाते हैं एनिलीन के। तो यहां से बनता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। तो ये कंपाउंड बनता है जिसकी व्हाइट पीपीटी हमें मिलती है। तो ये आपको रिएक्शन याद रखनी है कि Br2 पानी जब आप एनिलीन के अंदर डालते हो तो तीनों पोजीशन पे जाके लग जाता है। लेकिन अगर सिर्फ आपको एक पोजीशन पे लगाना हो, एनिलीन की एक ही पोजीशन पे Br लगाना हो, तो वो हम कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए हमें डिस्कस करना पड़ेगा ये रिएक्शन। तो मोनो सब्स्टिट्यूटिव एनिलीन के लिए क्या होता है, ये ना आपके कन्वर्जन में भी आता है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपके बोलेगा कन्वर्ट एनिलीन टू 4 ब्रोमा एनिलीन, मतलब चौथी पोजीशन पे एनिलीन के Br लगा होना चाहिए। और आपको क्या याद आएगा कि भाई Br2 पानी डालते ही तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाता था, तो हम कैसे करेंगे। लेकिन ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, देखो कैसे करना है। जब आप एनिलीन से 4 ब्रोमा एनिलीन, जब आप एनिलीन के अंदर क्या डालोगे, इथेनोइक एनहाइड्राइड डालोगे पिरिडीन की प्रेजेंस में, पिरिडीन की प्रेजेंस में डालोगे तो क्या करना है, ध्यान से देखना। यहां से आप इसको, ये बॉन्ड तोड़ा, ये बॉन्ड जाके लग जाएगा और यहां से H को, एक H में यहां से निकाल दो, तो ये हो जाएगा एक H, यहां से तोड़ो और ये वाला ग्रुप जाके यहां लग जाएगा, तो ये बन जाएगा NH, NH के साथ ये वाला ग्रुप जाके लग जाएगा, तो ये हो जाएगा NHCO CH3 और यहाँ से H यहाँ से निकल गया और यहाँ से ये पूरा निकल गया, तो यहाँ से क्या बच गया, CH3COH, CH3COO, यहाँ से H निकल गया था, H यहाँ पे आके लग गया CH3COH और ये ग्रुप आके यहाँ लग गया NHCO CH3। यहाँ तक तो कोई आपको डाउट नहीं होगा। अब देखो, अब ये Br2 जब आप Br2 को इस कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये पैरा पोजीशन पे भी आ जाएगा और ऑर्थो पे भी आ जाएगा, लेकिन पैरा पे क्या आएगा, मेजर आएगा, पैरा पे मेजर आएगा और बोला भी इसने चौथी पोजीशन मतलब पैरा पे है। तो आप क्या करोगे, पैरा बना दो, NHCO CH3 और यहाँ पे लगा दो ब्रोमीन। अब ये चौथी पोजीशन पे आ गया जो हमें चाहिए था, लेकिन हमें NHCO CH3 नहीं चाहिए, हमें तो एनिलीन ही चाहिए। तो इस कंपाउंड के अंदर आप H पॉजिटिव डालो या फिर OH नेगेटिव डालो, H पॉजिटिव डालो या फिर OH नेगेटिव डालो, आपको ये वाला कंपाउंड, आपकी यहां से ये वाला जो कंपाउंड है हट जाएगा और यहाँ पे NH2 जाके लग जाएगा और यहाँ पे आपको ब्रोमीन मिल जाएगा। तो देख सकते हो 4 ब्रोमा एनिलीन हमने प्रिपेयर कर लिया, किससे, एनिलीन से। फर्स्ट यही आपको पिरिडीन की प्रेजेंस में इथेनोइक एनहाइड्रेट डालना है, इसका एक बॉन्ड तोड़ो, यहाँ लगा दो, एक बॉन्ड से आपका CH3COH बच गया। फिर इसके अंदर Br2 डालो, Br2 पैरा पोजीशन पे जाके मेजरली लगेगा, उसके अंदर H पॉजिटिव या फिर OH नेगेटिव डालो, H पॉजिटिव या OH नेगेटिव डालो, तो आपको क्या मिल जाएगा, 4 ब्रोमा एनिलीन। ऐसे ही हम नाइट्रो का भी बनाएंगे, तो वो भी सेम टू सेम ऐसे ही है, बस उसमें क्या होगा, Br2 की जगह यहाँ पे NO2 आ जाएगा, अभी बताऊंगा। तो अब डिस्कस करते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में देखो क्या होगा, जब हम एनिलीन के अंदर HNO3 H2SO4 डालेंगे 288 केल्विन पे, जो हम नाइट्रेशन में जनरली करते हैं, तो क्या होगा, ये अब तीनों पोजीशन पे तीनों बन जाएंगे, पैरा भी बन जाएगा, ऑर्थो भी बन जाएगा, मेटा भी बन जाएगा। मेटा 47% बन रहा है और 51% पैरा बन रहा है और 2% आपका ऑर्थो बन रहा है। लेकिन ना जो आपका एनिलीन होता है ना, ये होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मतलब कि जो बाहर से इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहां पे अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही अटैक करेगा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब ये होता है। लेकिन यहाँ पे मेटा क्यों बन रहा है फिर,
तो मेटा इसलिए बन रहा है जब हम एनिलीन को ये HNO3 और H2SO4 में डालते हैं तो यहां से H पॉजिटिव प्रोटोनेट हो जाता है, यहाँ पे एनिलीनियम आयन बन जाता है। और अभी ये एनिलीनियम आयन देखो, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जो आपका एनिलीन है ना, ये रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब आपसे पूछे कि क्यों 47% बन रहा है, इसलिए बन रहा है क्योंकि यहाँ पे ये जो अपने एसिड डाले यहाँ से H पॉजिटिव एनिलीन के साथ रिएक्ट करके एनिलीनियम आयन बना देता है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा रिंग से मेटा पोजीशन से, तो वो क्या हो जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। लेकिन ये 47% ऐसा हो रहा है, मतलब कि एनिलीन 47% ही एनिलीनियम में कन्वर्ट हो रहा है, बाकी 51% अभी भी ये पैरा पोजीशन पे ही अटैक करवा रहा है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि मेटा इसमें क्यों बनता है जबकि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ये भी मैंने नोट्स में दे रखा है, तो वहां से आप प्रॉपर रीड कर सकते हो। तो बाकी एक क्वेश्चन और जो मैं आपको बता रहा था, यहां से पूछा जाता है कन्वर्ट एनिलीन टू 4 ब्रोमो की जगह यहाँ पे हम लिख देते हैं नाइट्रो। 4 ब्रोमो की जगह लिख देते हैं नाइट्रो, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। 4 ब्रोमो की जगह लिखो नाइट्रो, 4 नाइट्रो एनिलीन। अब क्या होगा, सेम प्रोसीजर, आपका एनिलीन के अंदर आपने पिरिडीन और इथेनोइक एनहाइड्रेट डाला, यहां से आपका ये कंपाउंड बनेगा जो कि बिल्कुल ठीक है, ये वाला कंपाउंड आपका बनेगा यहां से। अब यहाँ पे Br2 की जगह क्या लगा दो, HNO3 और H2SO4। Br2 की जगह रख दो H2SO4 HNO3, तो यहां से आपका Br2 की जगह क्या लग जाएगा, NO2 लग जाएगा। और फिर सेम H पॉजिटिव और H2 जब आप डालते हो, फिर सेम H पॉजिटिव और OH जब आप डालोगे तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, NH2 NO2 का NO2। तो दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, कन्वर्ट एनिलीन टू 4 ब्रोमो एनिलीन या फिर 4 नाइट्रो एनिलीन, सेम आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये कन्वर्जन, आपको अच्छे से याद करना है। बाकी अब रह गया सल्फोनेशन और फ्रीडलक्राफ्ट असाइलेशन, उसके सिर्फ क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए लास्ट में सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन और फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से ना क्वेश्चन आता है कन्वर्ट एनिलीन टू सल्फोनिलिक एसिड, मतलब ये जो यहाँ पे कंपाउंड बनता है ना यहाँ पे, उसको बोलते हैं हम सल्फोनिलिक एसिड। और वो सल्फोनिलिक एसिड ज्विटर आयन में भी कन्वर्ट होता रहता है। ज्विटर आयन क्या होता है, जिसमें जिस कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों हो ना, हम उसे ज्विटर आयन बोलते हैं। तो देखो, जब आप NH2 में सल्फोनेशन में क्या होता है, H2SO4 डाला, जैसे हम H2SO4 डालते हैं तो ये ऐसे टूटता है, कुछ H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव। H पॉजिटिव जाके NH2 पे लग गया, यहाँ पे NH3 पॉजिटिव बन गया और HSO4 ये ऐसे आ गया। अब इसको जब आप हीट करोगे टेम्परेचर 453 केल्विन से 473 केल्विन पे, तो क्या होगा देखो, तो यहाँ पे ये बन जाएगा NH2 और यहां से यहां पे लग जाएगा SO3H। SO3H यहां पे लग गया। तो अब ये जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं सल्फोनिलिक एसिड, और ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है ऐसे NH3 पॉजिटिव और SO3 नेगेटिव। तो ये जो कंपाउंड है ये एग्जिस्ट करता है एज अ ज्विटर आयन। तो आपसे बोलते हैं कन्वर्ट करो एनिलीन टू ज्विटर आयन, तो आप ये वाली रिएक्शन करके आओगे। या फिर आपको ये बोलते हैं सल्फोनिलिक एसिड में कन्वर्ट करो, तो आप यहां तक रिएक्शन लिख के आओगे। तो ये था सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाई एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन, क्यों एनिलीन फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता। क्योंकि एनिलीन का एक बेस होता है और फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन में हम लेविस एसिड का यूज करते हैं, AlCl3, FeCl3, FeBr3, ये सारे लेविस एसिड है। तो एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेता है, और ये जब सॉल्ट बनता है तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये जो ग्रुप है ये स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन छीन रहा है और इसको अनस्टेबल बना रहा है, जिसकी वजह से ये कंपाउंड स्टेबल नहीं हो पाता और फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन आपकी पॉसिबल नहीं हो पाती। तो मैंने इसका जो प्रॉपर आंसर है वो आपको PDF के अंदर मिल जाएगा, वहां से उसको जरूर चेक करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहें।